Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव स्पेशल गेस्ट। हमारे साथ हैं आज शशि मिश्रा जी और जानते हैं इनकी पीएससी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या चैलेंजेस थे और क्या स्ट्रैटेजी रही। इन सभी सवालों पर हम जवाब लेंगे आज शशि मिश्रा जी से। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। वो पहला आपका मोटिवेशन क्या था कि मुझे जो है सिविल सर्विसेज में जाना है, एंड व्हेन इट यू टुक इट वेरी सीरियसली? एक्चुअली मेरे फादर जो हैं वो रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। ओके। और जब मैं 7 साल की थी, मतलब कोइंसिडेंटली, मतलब मेरे पापा भी बंडा में पोस्टेड थे जहाँ पे अभी मैं एज एसडीएम पोस्टेड हूँ, तो वो वहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर पुलिस पोस्टेड थे। ओके। तो मैंने वहां पे देखा और तब मैं 7 साल की थी, तो मुझे वो एक जो कहते कि इग्निशन जो हुआ था कि इस फील्ड में जाना है, वो वहीं से हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल सर्विसेज में जाना है। तो वो मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग थी। फिर जब कॉलेज में गई तो मेरी जो बड़ी दीदी हैं उन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी, वो मुझसे पहले दे रही थी, तो उनके थ्रू मुझे और इसमें जानने का मौका मिला कि इसको एग्जाम को और कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम देना है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो सिंसियर अटेम्प्ट मेरा सेकेंड ईयर कॉलेज से मैंने फिर मतलब पढ़ाई स्टार्ट की थी सिंसियरली। ग्रेट ग्रेट। नाउ कम्स टू द अनदर क्वेश्चन हियर। जब आपने सोचा कि अब मुझे सेकंड ईयर से कि अब ये करना चाहिए, पीएससी की ओर जाना चाहिए, तो क्या क्या चीजें थी जो इस फील्ड में काफी नई थी आपके लिए, और कितना चैलेंजिंग था यहाँ जीएस और सारे सेगमेंट्स को एक साथ लेकर चलना? एक्चुअली मेरा जो जीएस का था जनरल नॉलेज, वो मेरी बहुत ही एवरेज थी और मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग में भी बहुत इंटरेस्ट नहीं था जी। लेकिन और उस समय ऑप्शनल भी थे, 2014 से ऑप्शनल हटा था, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही थी और मैं इतना श्योर थी कि मुझे इंजीनियरिंग का ऑप्शनल नहीं लेना है। तो काफी चीजें सोचने की थी, बट मैंने कहा कि पहले जीके स्टार्ट करते हैं। तो मैं एनसीईआरटी जो मेरी 9 to 12 रखी हुई थी, मैंने उनको छांटा और मैं हिस्ट्री पढ़ने लगी, सोशल साइंस की बुक्स पढ़ने लगी और दीदी से मतलब गाइडेंस लेने लगी। तो उन्होंने फिर मुझे एमपीजीके के बारे में बताया कि ये बुक पढ़ लो। तो मतलब वो तब ये था कि चलो अभी कॉलेज में है, कॉलेज चल ही रहा है, बुक रीडिंग करते जाते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। ऑलराइट, इसमें अटेम्प्ट्स की क्या कहानी थी? क्या हमें फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपके लिए सफिशिएंट था या फिर दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट की ओर जाना पड़ा? मैंने 2015 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया था जी। और फिर मैं 2015 का पीएससी मैंने दिया था। पहली बार में मेरा डीएसपी सिलेक्शन हुआ था 2015 पीएससी में, और 2016 पीएससी में मेरी 6th रैंक के साथ मैं डिप्टी कलेक्टर बनी थी। ग्रेट ग्रेट। तो जब आपको डीएसपी मिला तो कहीं आपको लगा नहीं कि दैट ड्रीम्स कम ट्रू, अभी फादर का जो सपना है हो सकता है वो भी पूरा हो गया है? तो क्या वो एक्सपेक्टेशन था कि नहीं मुझे डीसी चाहिए, एंड हाउ मच यू आर वेरी श्योर? हाँ, मतलब मेरे पापा तो बहुत खुश थे क्योंकि हम दोनों बहनें उस रिजल्ट में, मैं डीएसपी बनी थी और मेरी दीदी डिप्टी कलेक्टर बनी थी। तो उनका नाम भारती देवी मिश्रा है और वो दमोह में पोस्टेड हैं। तो मतलब पापा तो उसी से सब मतलब सेटिस्फाइड थे कि एक डीएसपी बन गई है और एक डीसी बन गई है, तो बस अब नहीं देना है। लेकिन मुझे था कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। तो फिर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था और मतलब मेंस में मेरे दोनों बार एक ही जैसे नंबर थे। इंटरव्यू में दूसरी बार मेरे ज्यादा मार्क्स आए तो मुझे फिर डीसी की पोस्ट मिली। ग्रेट। तो फादर मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों घर में है, फिर किस तरीके से वो चेंजिंग सिनेरियो था? उन्होंने भी कहा या ओके यू कैन गो विद योर ड्रीम्स? हाँ नहीं, एक्चुअली स्टैंड तो मेरा ही था क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद पापा का कहना था कि इस फील्ड में भी कुछ करो। लेकिन मैं मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा पहले से था कि नहीं, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है। तो के लिए फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं, पुलिस भी अच्छा है बट आई कैन ट्राई फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, and I gave interview for 2016 PSC and fortunately I got selected. ग्रेट।
hats off to their work and your confidence, the level you show. Now comes to the another question here. मेंस को लेकर कितनी श्योर थी आप कि मैं मतलब मेंस लिख रही हूँ और मेरे इतने मार्क्स होंगे पे, और टाइम मैनेजमेंट को लेकर कितनी श्योर थी? जब मैं 2015 का मेंस मेरा पहला अटेम्प्ट था जी तो उसमें हमें हार्डली 1 मंथ मिले थे रिजल्ट के बाद। तो मेरा सिलेबस भी पूरा आया था और 2006 प्रीलिम्स और मेंस जो था वो लाइनअप था। तो 15 को मैं सीरियसली तो कर रही थी बट मुझे पता था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसमें मैं हो सकता है अपना 100% ना दे पाऊँ। तो मैंने हर चीज को लेकिन पढ़ लिया था कि जल्दी-जल्दी पढ़ लेते हैं। मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, मतलब मैंने आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं की थी। तो जब मेरा पेपर हुआ तो मैंने कौटिल्य अकेडमी जॉइन की थी और वहाँ पे ऋषि सर थे जी वो मेंटर थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बस पेपर मत छोड़ना और जो भी समझ में आए सब लिख देना। ओके तो मैंने किया कि कोई भी मतलब क्वेश्चन अगर मुझे समझ में नहीं आता तो मैं उसका क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ लेती और मैं उसको एक्सप्लेन करती थी। तो ये था कि 3 घंटे में पेपर हो जाने चाहिए और मेरी दीदी ने मुझे टाइम मैनेजमेंट बताया था कि ये नंबर के क्वेश्चन इतने देर में करने हैं, 15 मार्कर्स जो है वो आधे में करने हैं, मार्कर्स 45 मिनट्स में। तो मैं बिल्कुल मिनट टू मिनट तो वो बेनिफिट रहा। पेपर मैंने पूरा कंप्लीट किया। कोई भी चीज अगर नहीं भी बन रही थी तो उससे रिलेटेड जो भी बना वो मैंने किया। तो मुझे ये तो था कि मैंने मेंस का पेपर कंप्लीट किया तो कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। और जब मेरा प्री क्लियर हुआ था पहली बार तब मुझे ये था कि हो या ना हो लेकिन एक बार सब कुछ पहली बार देने को मिल जाए। एक बार मेंस दे ले, एक बार इंटरव्यू देने को मिल जाए, फिर सीख लेंगे। तो पहली बार तब ये था कि हाँ मेंस निकल जाएगा। मार्क्स के बारे में नहीं सोचा था कि कितने आएंगे क्योंकि कोई अंदाजा ही नहीं था कि कितने का होता है, कितने मार्किंग होती है या कितने मिल सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कि ट्राई आपने किया तब आपको डीएसपी मिला। जनरली लोग अपना 100% दे देते हैं तब उनको डीएसपी मिलता है और बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए बहुत इजी टास्क मुझे दिख रहा है। सेकंड अटेम्प्ट में भी आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इतना बढ़िया रैंकिंग के साथ आपने क्वालिफाई किया। तो आई एम वेरी श्योर कि मेंस में आपके जो मार्क्स है बहुत अच्छे रहे होंगे। तो मेंस में जो प्लानिंग रही जैसा आपने कहा, तो उसके लिए नोट मेकिंग के लिए आपने क्या किया? क्योंकि टाइम काफी कम था, जैसा आपने बताया 1 मंथ आपको टाइम मिला उधर। उसके बाद भी तो मदर बुक को लेकर भी क्वेश्चंस बनते हैं फिर कि हमारे क्या क्या जो है मदर बुक्स रही। मैंने जैसा आपको बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जी ध्यान में रख लिया था कि जी तो ये कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें मैं ये चीजें डाल सकती हूँ। कहीं में रिपीटेशन था तो उस तरह से मैंने नोट्स आगे बढ़ाया कि एटलीस्ट एक बार मेरा सिलेबस हो जाए। और मुझे मतलब ये भी था कि 3 बार मेरी रीडिंग हो जाए ताकि वो मेरे दिमाग में सेट हो जाए चीजें और मुझे एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो पूरा नोट्स बेस्ड था, नोट्स पढ़ के ही मैंने किया है। जब 16 का हुआ तब 16 के लिए मेरे पास 3 महीने का टाइम था। तो मैंने जो क्या हुआ था, मैंने हिस्ट्री हिंदी में पढ़ी थी, मैंने ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ ली थी। तो फिर मैंने उसको इंग्लिश में वहां ट्रांसलेट कर लिया था एग्जाम में, लेकिन उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो मैंने फिर एनसीईआरटी 11-12 की उठा के और जो क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के, अब तब तक क्लियर हो गया था कि क्या आती हैं चीजें, तो उसके फिर मैंने खुद से नोट्स बनाए थे कई चीजों के जो मुझे लगे थे। तो फिर 16 में मैंने नोट्स बनाए थे और 16 में मेरी स्पीड भी अच्छी हो गई थी। तो मैंने एग्जाम में मतलब वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग और पेपर जो है टाइमली कंप्लीट करना, तो 16 का मेंस मेरा काफी अच्छा गया था। ग्रेट। तो ये जो नोट मेकिंग आपने कंप्लीट की, नोट्स जो बनाए, उसको लेकर काफी क्वेश्चंस यहाँ होते हैं कि सर हमें वो मदर बुक जरूर पता होना चाहिए। कि मेंस को लेकर जनरली रहता है कि कहाँ से हम कंटेंट लें सारे सब्जेक्ट्स को लेके। जैसे जीएस पेपर 1 की अगर बात करें तो 150 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी है, 150 जो है हिस्ट्री है, 2 सेगमेंट है, पार्ट ए पार्ट बी। तो उसको लेकर जो है क्या प्लानिंग आपकी रही कि मुझे यहाँ से ये कंटेंट मिलेगा? क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी आप देखें कि मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता, हिंदी का एक बड़ा मार्केट है। तो क्या स्ट्रैटेजी रही बुक्स को लेकर? इसमें ज्योग्राफी के मेरे पास नोट्स वैसे थे,
जी। क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा हुआ था तो मैंने उसका मिला लिया था। ओके। और महेश पाल बुक थी उसको मैं रेफर कर रही थी। ज्योग्राफी में जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट था उसके लिए मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट की एनसीईआरटी थी 9th-10th की, वो मैंने पढ़ा था। ओके। उसमें काफी कुछ डिटेल में मिल गया था। जी। हिस्ट्री के लिए मैंने बताया जैसा कि मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी प्रेफर की थी। और पॉलिटी के लिए तो मदर बुक लक्ष्मीकांत है, सभी जानते हैं। और डेफिनेटली। वगैरह थी तो मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती थी। प्रतियोगिता दर्पण में जो आर्टिकल्स आते थे तो वो उसने मुझे जो साइंस एंड टेक का टेक्नोलॉजी वाला पार्ट था उसके लिए बहुत हेल्प की। मुझे याद है कि मुझे नैनो टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी में कई ऐसे नोट्स मिले थे जो मैंने अपने नोट्स में आगे के पेज में लिख लिए थे कि, और वो एग्जाम में आया भी था और मैंने उसको लिखा भी था। तो ओके। ऐसा नोट्स भी थोड़े से बनाती थी। तो काफी कुछ तो मिल गया था, जैसे कुछ कोचिंग के नोट्स थे, कुछ मेरी बुक्स थी, कुछ मैं प्रतियोगिता दर्पण या जो भी करंट अफेयर्स की बुक आप पढ़ते हैं उसमें जो डिटेल्ड आर्टिकल्स रहते हैं उससे क्या ओके। था। ओके। हिंदी और ऐसे के लिए सच कुछ नहीं, एथिक्स के लिए भी नोट्स थे मेरे। ऑलराइट। इंटरव्यूज को लेके कितना श्योर थी आप, और मॉक टेस्ट तकरीबन कितने आपने मॉक टेस्ट दिए? क्या लगता था, क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था जब पहली बार भी इंटरव्यू के लिए आपने अगर मॉक दिया और दूसरी बार, दोनों में कोई डिफरेंस आपको लगा प्रिपरेशन पीरियड में? पहली बार का जो इंटरव्यू था, जी। जब मैं मॉक देती थी तो मुझे जो रिमार्क्स मिलते थे वो ये थे कि आपको नॉलेज तो है बट आप एक्सप्रेसिव मतलब आप जो बातें कह रही हैं वो आपका फेस नहीं कहता है। तो ओके। वो मुझे थोड़ा सा वो डिमोरलाइज करता था कि नॉलेज है। तो मैंने मॉक कई दिए थे, करीब 12-15 मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। ओके। और फिर मेरा इंटरव्यू जो था तो उसमें मैं कॉन्फिडेंट तो थी कि जो वो मतलब मैं इसी तरह से मुझे समझाया गया था कि आप जनरल बातचीत करने जा रहे हैं और आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है। तो इस तरह से आप उनसे बात करके आइए। तो मैं उसी तरह से गई थी, इंटरव्यू ठीक गया था। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट इंटरव्यू था मेरा सेकंड वाला, उसमें मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। मेरी एज सच की कोई तैयारी नहीं थी क्योंकि 2 जून को मेरा इंटरव्यू था और 3 जून से 17 वाले मेंस थे, 2017 के मेंस थे। ओके। तो फिर मैं सेकंड वाले इंटरव्यू में गई थी और मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो फैक्चुअल है, मतलब फैक्चुअल मुझे बहुत जल्दी याद होते हैं और रिटेन करती हूँ मैं। ओके। तो फॉर्चुनेटली वो मेरी हॉबीज से भी क्वेश्चंस थे और मेरे मतलब फैक्चुअल काफी क्वेश्चंस थे तो जिनका जवाब मैंने अच्छे से दिया था। डिजास्टर मैनेजमेंट पे काफी क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे और जी। अगले ही दिन 3 जून को था ज्योग्राफी का पेपर जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा आ रहा था। तो मुझसे रिसोर्स मैपिंग और प्रिपेयर्डनेस ऑफ डिजास्टर सब कुछ बहुत, चौबे जी के बोर्ड में था तो उन्होंने मुझसे बहुत डिटेल में पूछा था और मुझसे बन गए थे। ग्रेट। हॉबी को लेके आप कितनी क्लियर थी? जनरली क्या है कि हॉबी को लेके लोग मतलब हिपोक्रेसी थोड़ा सा फॉलो करते हैं कि जो नहीं है उनके पास जनरली कुछ भी अपना हॉबी रख के और क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ऐसा कितना क्लियर था आपको कि मेरी हॉबी ये है और मैं आई एम वेरी श्योर ऑन दिस? जनरली मतलब मेरी हॉबी सिंगिंग है जी। तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर किए थे। पहले तो ये चांसेस रहते कि वो आपसे कहते कि आप कोई गाना सुनाइए जी। और आप जब वो सुनाते तो उसमें से या तो क्वेश्चन फ्रेम होते या फिर क्लासिकल म्यूजिक या आज के म्यूजिक। तो वैसे जितने भी संभावित क्वेश्चंस थे वो सब मैंने तैयार कर लिए थे। जी। और मुझे ये भी पता था कि हॉबी किसी की मतलब इंटरेस्ट होता है कि आप उसको अपने मतलब वो ऑटोमेटिकली आती है, उसके लिए आप मेहनत नहीं करते हैं। तो उसमें कुछ भी फेक करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतना ये जानते हैं, अब वो जानते हैं। तो जितना मुझे पता था अबाउट सिंगिंग, तो जी। मुझे था कि मैं इतना ही बताऊँगी और बाकी नहीं बताया है तो मैं सॉरी सर कह के आगे बढ़ सकती हूँ। ग्रेट। जब आप श्योर थी कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में ही जाना है, तो 12th के बाद ऐसा कोई रीजन स्पेशली कि मुझे इंजीनियरिंग ही कंप्लीट करनी है? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था एक्चुअली। जनरल जो सेट ट्रेंड है कि जी। मैथ्स लिया है तो मैथ्स के बाद इंजीनियरिंग कर लें। जी। तो वही हुआ, मैथ्स के बाद हमने 11th-12th के बाद ट्रिपल ई दिया, जी। पीटी दिया, फिर कॉलेज मिल गया। कॉलेज में हमने कहा कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बट इंजीनियरिंग से भी काफी फायदा हुआ कि जो भी हमारा बीच का टाइम था वो हमने यूटिलाइज किया, प्लस एक ओरिएंटेशन मिला कि किस तरह से इसको पढ़ना है। क्योंकि कई लोग होते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में जो इसकी तैयारी कर रहे होते हैं,
तो एक एटमॉस्फेयर भी मिला उस तरह का, प्लस मतलब चीजों को कैसे गहराई से पढ़ना है वो भी उस दौरान समझ में आया। All right. And the role you found in your complete preparation of the coaching institutes, है ना, कि आपने तैयारी की, इतनी हेल्प आपको मिली, क्या कितना कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल? कोचिंग मुझे इस चीज में इम्पोर्टेंट लगी कि उसने मुझे स्ट्रीमलाइन रखा, मतलब एक रूटीन मेरा बन गया था। जी। बाकी एज सच कोई बहुत अंतर नहीं पड़ा था मुझे, जी। लेकिन मुझे ये था कि 8 से 2 मैं कोचिंग में बैठ रही हूँ और उस कोचिंग के बाद मैं वहाँ के नोट्स के साथ में अपने नोट्स बना रही हूँ, तो जी। एक गाइडेंस था मेरे लिए, और मेरे लिए डबल बेनिफिट था कि मेरी सिस्टर तैयारी कर रही थी। जब मैंने 2015 में पहला मेंस लिखा था, तब तक मेरी दीदी 3 मेंस दे चुकी थी। ओके। तो उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मुझे गाइड किया, कंटिन्यूअसली रोज़ मुझसे बात करती थी कि आज क्या पढ़ाया गया और इसमें ये इंक्लूड करना है, ये इस बुक से पढ़ना। तो मेरी रिसोर्स पर्सन तो मेरी एल्डर सिस्टर ही रही हैं, और कोचिंग ने मुझे गाइडेड रखा कि जो एवरीडे मोटिवेशन है वो वहाँ पे, और जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है वो वहाँ से मिला। ग्रेट। एज यू ऑल नो कि कहा जाता है जीनियस कैन नेवर बी ओबीडियंट। तो आप जब बी आपने कंप्लीट की, क्या कुछ सिटिंग हैबिट थी, क्या वो चैलेंज था कि अरे मुझे 8 से 2 बैठना है और उसके बाद भी अपना टाइम देना है, और कितना कुछ मानते थे आप टीचर्स के कहा हुआ? टीचर्स ने कहा आज इतना पढ़ के आना, क्या उतना एग्जैक्टली आप पढ़ते थे? एक्चुअली उससे ज्यादा ही, ओके। क्योंकि मतलब हुआ ये था, सबकी लाइफ में कोई ना कोई टर्न होते हैं। जी। तो मैं 2015 में जब मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो मेरे रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज था मेरा, उसमें ज्यादा कैंपस प्लेसमेंट होते नहीं है, जी। लेकिन विप्रो का और जीई का आया था, जी। तो मेरा दोनों में हो गया था, जी जनरल इलेक्ट्रिक में और विप्रो में भी जी। हमारे यहाँ से 6 बच्चों का हुआ था। ओके। लेकिन प्राइवेट कंपनीज के एटमॉस्फेयर और इसको देखते हुए मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था, और मुझे एमटेक करना नहीं था क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पता था जाना तो मुझे इधर ही है। तो जब वो चीज अपन ने छोड़ दी जी। और बाकी लोग आगे बढ़ गए और हम उसी जगह पे खड़े, तो वो बहुत ही मतलब ऐसा था कि अब ये अगर इसमें सिंसियरली नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे, आगे आपका फ्यूचर क्या होगा। तो वो डर हमेशा, मतलब वो मेरा मोटिवेशन था कि मैं, मतलब मेरे दिमाग में एक मंत्र था कि आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो आप 1000 लोगों से पीछे हो जाएंगे। ग्रेट। तो इस ये चीज, मतलब इवन कोचिंग अगर किसी दिन नहीं रहती, मैं हफ्ते में पूरा कोचिंग से आती थी तो वो पूरा रिवाइज करती थी, और संडे को मैं पूरे दिन का 7 दिन का रिवाइज करती थी। तो रिवीजन इज द की, और गाइडिंग फोर्स मेरा यही था कि अगर मैंने सिंसियरली नहीं पढ़ा और बेईमानी की तो मैं यहीं रहूंगी और आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, ना ही मैंने जॉब की है, तो मेरा फ्यूचर तो बिल्कुल अंधेरे में होगा, और जो मैं चाहती हूँ उसके लिए मैं बिल्कुल प्रयास नहीं करूंगी, तो ये मेरी गलती होगी। डेफिनेटली। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अभी आप कितना एंजॉय कर रही हैं अपनी पोस्ट को? बहुत ज्यादा। मतलब हर दिन कुछ नया है। आप सोचते हैं कि मंडे टू सैटरडे तो आपका ऑक्यूपाइड है ही, जी। आप अगर सोचे कि संडे मेरा दिन है तो आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाए, जी। और बहुत कुछ इसमें है जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करता है। आपको नहीं पता कि इतनी क्षमता है आपके अंदर, कि पता चला कहीं पे चक्का जाम हो गया और आप उसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, कहीं पे प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं, जी। एडमिनिस्ट्रेशन सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करना। तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसी चीज चूज की है जो हम जॉब में एंजॉय कर रहे हैं जिसे। एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी डेफिनेटली कोविड-19 सिचुएशन है, हम लोग अपने घरों में हैं और ये एक इम्पोर्टेंट टाइम है स्टूडेंट्स के लिए, और काफी बिजी हैं आप लोग भी, मतलब थ्रू आउट द डे एंड नाइट अपने जितने मजदूर हैं उनकी अरेंजमेंट्स करना, उनको अपने घर भेजना। तो अभी कौन से चैलेंजेस आपको लग रहे हैं इस सिचुएशन में? क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से आपको मतलब सॉल्व करते हुए ऐसा लगता है हाँ मैंने एक जंग जीत ली है आज और इतना अच्छा मुझे लगा है? तो ऐसी कोई फीलिंग रही है अभी इस बीच में? हाँ, मेनली जैसा आपने बताया कि लेबर्स का जो माइग्रेशन है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। ट्रेन्स के थ्रू आ रहे हैं या बसेस के थ्रू आ रहे हैं, कभी रात में 2 बजे आते हैं, कभी वो 6 बजे आते हैं,
उनका पूरा स्क्रीनिंग करना, उनको चेक करना, इन केस कभी भी कोई अगर एरिया हमारे यहाँ मतलब सस्पेक्टेड केस रहता है तो उसमें ड्यूटी करना। बट एक चीज सेटिस्फेक्शन देती है कि हम अपने को खतरे में डाल के अगर भीड़ में जा रहे हैं और लोगों को समझा पा रहे, जैसे मैं जब भी फील्ड पे जाती हूँ तो मैं अनाउंस करते जाती हूँ कि ये है, और उनसे जनरली बात करने की कोशिश करती हूँ लाउड स्पीकर के थ्रू कि ऐसी चीजें फैली हुई हैं और आपको कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो मुझे फिर लोगों से अच्छा फीडबैक मिलता है कि हाँ मैडम, हम आपकी बात मानेंगे, आप हमारे भले के लिए ही तो कह रही हैं। जी तो एक चीज तो वो है कि लोगों तक पहुंच बन रही है इस समय, मतलब जितना हम राउंड जनरल टाइम में नहीं कर पाते हैं वो इस समय हम कर पा रहे हैं, तो बहुत लोगों से रीच है। और दूसरा लेबर्स का जो मूवमेंट है उसको मतलब आप पूरी रात जग भी लो तो आपको सेटिस्फेक्शन रहता है कि आपने 100 लोगों को घर भेज दिया। ग्रेट ग्रेट। जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, और तो वो किस तरीके का नेचर वो ऑब्जर्व करते हैं कि अरे बड़ी स्ट्रिक्ट लेडी हैं ये और इनके इंस्ट्रक्शंस हमें मानने होंगे, या मींस व्हाट काइंड ऑफ देयर ओपिनियन अबाउट यू? हाँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैंने सुना है कि लोगों को का कहना है कि मैडम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ओके। और मैं काम के लिए सच में स्ट्रिक्ट हूँ कि अगर मैंने किसी को कोई काम दिया है तो वो होना चाहिए। जी लेकिन मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए बहुत मतलब केयरिंग कहेंगे कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बताएं, क्योंकि मैं सबऑर्डिनेट और सीनियर्स की तरह काम नहीं, एक टीम की तरह काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो जो हमारे इस समय दायित्व हैं उनको हमें पूरी तरह से करना चाहिए उनका निर्वहन, जी और इसमें अगर कोई भी कोताही करता है तो फिर तो अच्छी बात नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब फाइनल कंक्लूसिव क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स अभी घर में हैं, एक क्वारंटाइन लाइफ वो जी रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज में भी है नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जिनका वो अभी उपयोग कर रहे हैं कि गूगल मतलब इंटरनेट के माध्यम से उन्हें काफी सारी चीजें मिल रही हैं, तो इस टाइम के बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए आपके क्या मैसेज है स्टूडेंट्स को? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो टाइम है वो मतलब गोल्डन टाइम है, क्योंकि प्री दे चुके हैं बच्चे, उन्हें जी पता है कि किनका होना है और किनका नहीं होना है। और जो भी ड्यू है पीएससी वो भी कमिंग टाइम में बहुत लगातार होने वाली हैं। तो क्योंकि प्री हो चुका है और उसके बाद ही हुआ है तो नोट्स सभी के पास होंगे, ऐसा मान सकते हैं कि नोट्स सभी के पास हैं। जी तो उसका रिवीजन, और रिवीजन के साथ में इस समय आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब जितने भी पुराने साल के पेपर्स हैं 2014 से जब पैटर्न चेंज हुआ था उससे लेके 2018 तक जो भी पीएससी हुए, उसके क्वेश्चंस 2 बार 3 बार देख लें। जो उनकी बुक्स हैं जी एनसीईआरटी उसको पढ़ लें, उसमें से तो मतलब सिलेबस देख देख के, और जैसा अभी नेक्स्ट पीएससी के लिए सिलेबस चेंज होने का है तो इसके अकॉर्डिंग बाकी रिवीजन करना और पुराने पेपर्स लगाना ये की है इस टाइम की। तो इसे स्टूडेंट्स मतलब वो दोनों चीजें ऐसी हैं कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज नहीं भी कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे वो कोचिंग से जुड़े हुए हैं बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जी तो वो अपने आंसर्स के ग्रुप में डाल सकते हैं कि इसको सर आप चेक करके मुझे बताएं, फिर जी उसको और इनहेंस करें। निबंध लेखन हो या हिंदी के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हो, लेटर राइटिंग हो या एथिक्स के थिंकर्स के बारे में पढ़ना हो, या फिर साइंस एंड टेक में नई चीजें जोड़ना हो। मतलब कोरोना के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही तो उसके प्रिसाइज नोट्स बनाना हो, जी क्या है कैसी चीजें हैं, इकोनॉमिक्स का इस समय क्या चल रहा है, स्लो डाउन क्या है, जी मतलब वो करंट के नोट्स बनाते रहना प्लस अपने नोट्स को अपडेट करके रिवीजन करते रहना। जी तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप बिल्कुल शांत दिमाग से बिना किसी प्रेशर के पढ़ सकते हैं, और पुराने पेपर्स जरूर लगाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ मैं इनके लिए कंक्लूसिव कुछ पंक्तियाँ ज़रूर कहूँगा कि आप जैसे लोग हैं उनको आपके इंस्ट्रक्शंस ज़रूर फ़ॉलो होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये 3 लाख लोगों तक तकरीबन पहुँचेगा, और ये आई होप कि बहुत हेल्प करने वाला है लोगों को, क्योंकि काफ़ी इंस्पायरिंग है कि आपने डीएसपी भी फिर डीसी भी मतलब जो चाहा वो ईज़िली आपको मिला। सो हियर वी गो। Lives of great men all remind us that we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time.
So you people are really doing the great job. Hats off to your work. और ये इंटरव्यू काफी बिल्कुल बहुत मदद करने वाला है लोगों की. और आपका कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आप देना चाहती हैं, प्लीज गो विद दिस. नहीं, मेरा जो मंत्र है वो यही है जी. कि जिसने मुझे मोटिवेट किया और जो मुझे लगता है कि सबको करता है कि एक दिन की पढ़ाई ना होना 1000 लोगों को से पीछे आपको कर देता है. बस यही दिमाग ध्येय मन में रखें और अपने गोल को हमेशा याद करते रहें, तो आपको पढ़ने के लिए बिल्कुल कहना ही नहीं पड़ेगा और आप खुद ही ढूंढ के पढ़ेंगे. आपके अंदर वो चीज रहेगी गिल्ट की, अगर मैंने एक दिन नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने साथ बेईमानी की. तो स्टूडेंट्स बी सिंसियर, स्टडी स्मार्टली, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज भी कठिन है, बस पढ़ाई चाहिए सिंसियरली और ये इसमें सिलेक्शन पक्का है. Thank you so much joining with us, and I'm extremely happy with your all the words that you said to the students. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.